हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल जिसमें हम अपना एक आज नया मॉड्यूल स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। तो हम जो है अपना मॉड्यूल वो रेफरेंस ले रहे हैं फर्स्ट एड से, यू असेंबली की स्टेप 1 की जो बुक है। तो सबसे पहले हमारा जो इसमें सेक्शन आता है इट इज़ एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम की हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें नॉर्मल एम्ब्रियोलॉजी पता होनी चाहिए। नॉर्मल एम्ब्रियोलॉजी ये होती है कि हम जीआई सिस्टम को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, डेट इज़ द फोरगट, देन वी हैव द मिड गट एंड लास्ट में हमारे पास आती है हैंड गट। नॉर्मल जीआई सिस्टम को हम डिवाइड करते हैं फोर्थ गट, मिड गट एंड हैंड गट में। फोर्थ गट में हमारे पास आ जाता है इसोफिगस से लेकर ड्यूडिनम तक। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं अपने माउथ कैविटी से, माउथ से हम जो भी खाना खाते हैं डेट गोज़ इनटू द इसोफिगस। इसोफिगस के बाद इट गोज़ इनटू द स्टमक, और स्टमक के बाद हमारे पास स्टार्ट हो जाता है ड्यूडिनम। तो हमारे पास इसोफिगस से लेके हमारे पास यहाँ से लेके ड्यूडिनम का जो पार्ट होता है इट इज़ मेड अप ऑफ फोर्थ गट। उसके बाद हमारे पास आती है मिडगट। मिडगट इज द पोर्शन फ्रॉम द लोअर ड्यूडिनम टू द प्रॉक्सिमल टू थर्ड ऑफ द ट्रांसवर्स कोलोन। मतलब कि ड्यूडिनम से स्टार्ट होके, दिस वाज अवर ड्यूडिनम, यहाँ से स्टार्ट होके हमारे पास ड्यूडिनम के बाद आती है जिजिनम, जिजिनम के बाद हमारे पास आती है इलियम। सो ड्यूडिनम, जिजिनम एंड इलियम ये हमारे पास पूरी एक कंटिन्यूएशन होती है इंटेस्टाइन्स की। उसके बाद हमारे पास यह आके सीकम पे कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर सीकम से वी विल हैव द असेंडिंग कोलोन, देन वी विल ट्रांसवर्स कोलोन, और लास्ट में हमारे पास आएगी डिसेंडिंग कोलोन। तो ड्यूडिनम से लेके हमारे पास टू थर्ड ऑफ द ट्रांसवर्स कोलोन तक जो पोर्शन होता है वो बनता है मिडगट से। देन लास्ट वन इज़ द हैंडगट। हैंडगट जो है वो ट्रांसवर्स कोलोन का लास्ट वन थर्ड पार्ट, देन डिसेंडिंग कोलोन, देन द रेक्टम एंड देन द एनल कैनाल। तो यहाँ से लेके जो हमारा ये वाला पोर्शन है इट इज़ मेड अप ऑफ हैंडगट। So foregut, midgut and hindgut are the major components of the GI system. Foregut makes the esophagus से लेके duodenum तक, midgut बनाता है lower duodenum से लेके टू थर्ड ऑफ द ट्रांसवर्स कोलोन तक, और हैंडगट बनाता है डिस्टल वन थर्ड ऑफ द ट्रांसवर्स कोलोन से लेके पेक्टिनेट लाइन मतलब कि एनल कैनाल तक। उसके बाद वी नीड टू रिमेंबर कि मिडगट जो है क्योंकि जीआई सिस्टम जो है वो काफ़ी एक बड़ा कंपोनेंट, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इट इज़ अ ह्यूज कंपोनेंट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, जो कि एब्डोमेन में कम्प्लीटली हमारे पास ऑक्युपाई नहीं कर पाती उसकी स्पेस को ड्यूरिंग अवर गेस्टेशनल पीरियड। मतलब कि जब बेबी ड्यूरिंग बर्थ फॉर्म हो रहा होता है तो इंटेस्टाइन जो है वो रैपिडली डेवलप होती है, लेकिन बॉडी जो है वो उसको कंपनसेट नहीं कर पाती। तो इस वजह से क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का कुछ पोर्शन जो है वो ड्यूरिंग द 6th वीक वो हर्निएट करके अम्बलाइकस से बाहर आ जाता है। सो फॉर एग्जांपल इफ़ दिस इज़ द डेवलपिंग बेबी एंड यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन पड़ी है तो इट कैन नॉट एक्यूमुलेट इन दी एब्डोमिनल कैविटी, क्योंकि एब्डोमिनल कैविटी उस टाइम इतनी अच्छी बनी नहीं है। तो कुछ पार्ट जो है इंटेस्टाइन का वो हर्निएट करके अम्बलाइकस से बाहर आ जाता है। और ड्यूरिंग द 10th वीक ऑफ डेवलपमेंट वो पार्ट जो है अम्बलाइकस का वो वापसी रिटर्न कर जाता है इन द एब्डोमिनल कैविटी, और वहाँ पे वो एक प्रॉपर जीआई सिस्टम बना लेता है। तो यहाँ पे वी नीड टू रिमेंबर दिस पार्ट कि जब ये वापसी जा रही होती है इंटेस्टाइन ड्यूरिंग द 10th वीक ऑफ डेवलपमेंट, उस टाइम यहाँ पे दो किस्म की रोटेशन हो रही होती है। वन वन रोटेशन इज़ दी 180 डिग्री टर्न एंड सेकंड रोटेशन इज़ दी 90 डिग्री टर्न, और ये दोनों टर्न्स मिलके हमारे पास 270 डिग्री का एक टर्न लेती हैं जिसको हम काउंटर क्लॉकवाइज टर्न बोलते हैं। सो ड्यूरिंग 6th से लेकर 10th वीक ऑफ डेवलपमेंट में फिजियोलॉजिक हर्निएशन होगी मिडगट से थ्रू दी अम्बलाइकल रिंग, और उसके बाद अम्बलाइकस जो है और उसके बाद जो इंटेस्टाइनल कंटेंट्स हैं वो वापसी आ जाएंगे एब्डोमिनल कैविटी में, और वो रोटेट करेंगे अराउंड द सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, डेट इज़ अ 270 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज टर्न। अब हमारे पास कुछ ऐसे डिफेक्ट्स आते हैं कि जहाँ पे प्रॉपर एब्डोमिनल वॉल की कैविटी नहीं बन पाती। तो हम उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। अगर हमारे पास अपर वॉल जो है डिफेक्ट आ जाए, अगर हमारे पास मिडल वॉल डिफेक्ट आ जाए, या फिर हमारे पास लोअर वॉल डिफेक्ट आ जाए। तो अपर वॉल डिफेक्ट को हम बोलते हैं रोस्ट्रल डिफेक्ट्स, जो बीच वाले डिफेक्ट हैं उनको हम बोलते हैं लेटरल फोल्ड डिफेक्ट्स, एंड जो नीचे वाले डिफेक्ट हैं उनको हम बोलते हैं कोडल डिफेक्ट्स। तो जो रोस्ट्रल डिफेक्ट्स हैं क्योंकि हमारे पास ऊपर मौजूद होता है स्टर्नम, तो हमारे पास जो रोस्ट्रल डिफेक्ट हैं वो एक्सटर्नल डिफेक्ट्स करवाएंगे। बीच में हमारे पास मौजूद होता है एब्डोमिनल वॉल, तो अगर एब्डोमिनल वॉल की क्लोजर हो जाए तो वहाँ पे हमारे पास दो डिफेक्ट्स होंगे, डेट विल बी गैस्ट्रोशीसिस एंड ओम्फेलोसील।
और अगर हमारे पास कोडल डिफेक्ट हो जाए तो नीचे पड़ा होता है ब्लैडर, तो ब्लैडर के डिफेक्ट्स होंगे जिसमें आता है ब्लैडर एक्सोस्ट्रोफी। तो ब्लैडर एक्सोस्ट्रोफी इज द टॉपिक ऑफ रीनल सिस्टम, एंड एक्सटर्नल डिफेक्ट्स इज द टॉपिक ऑफ thoracic सिस्टम और pulmonary सिस्टम। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट, दैट इज द गैस्ट्रोशीसिस एंड द ओम्फेलोसील। सो गैस्ट्रोशीसिस इज एंड ओम्फेलोसील आर टू सिमिलर कंडीशंस, बस इसमें बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस ये होता है कि गैस्ट्रोशीसिस में जो है एब्डोमिनल कंटेंट्स कंप्लीटली बाहर आ जाते हैं, मतलब कि दे आर नॉट कवर्ड बाय पेरिटोनियम और एमनियोटिक कैविटी, जबकि ओम्फेलोसील में एब्डोमिनल वॉल कंटेंट्स जो हैं वो बाहर तो आते हैं लेकिन दे आर कवर्ड थ्रू पेरिटोनियम एंड ओमनियन। So the only difference between gastroschisis and omphalocele is that gastroschisis में कोई भी कवरिंग नहीं होती, omphalocele में कवरिंग मौजूद होती है। उसके अलावा gastroschisis जो है it is not associated with any chromosomal abnormalities and it is favorable prognosis, जबकि omphalocele जो है it is associated with other congenital abnormalities such as trisomy 13, trisomy 18 जिसको हम एडवर्ड-टाउ सिंड्रोम भी बोलते हैं, बैकवर्ड सिंड्रोम और बाकी defects जैसे कि cardiac defects, neutral tube defects, etc. So the only difference that you need to remember between gastroschisis and omphalocele is that gastroschisis is not covered by membranes जबकि omphalocele is covered by membranes। उसके बाद आता है कंजनाइटल अम्बलाइकल हर्निया। सो कंजनाइटल अम्बलाइकल हर्निया इज द ऐसा हो जाए कि अगर जो नॉर्मल फिजियोलॉजिक हर्निया हुआ था एज यू रिमेंबर इन 6th वीक, जो कि इंटेस्टाइन बाहर आई थी, वो वापसी नहीं जा सके किसी भी वजह से, और वो जो है जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि वो अम्बलाइकल से आफ्टर बर्थ वो बाहर ही पड़ी हुई हो, तो ऐसी कंडीशंस को हम बोलते हैं कंजनाइटल अम्बलाइकल हर्निया। इट इज़ covered by skin and it protrudes with the increased intra-abdominal pressure जैसे कि क्राइम। ये भी हमारे पास काफ़ी कंजेनाइटल डिजीज़ के साथ एसोसिएटेड हो सकती है, जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म एंड डाउन सिंड्रोम आर द मोस्ट कॉमन एसोसिएशंस ऑफ कंजेनाइटल अम्बिलिकल hernia। And then we have tracheoesophageal fistula। So tracheoesophageal anomalies को हम डिवाइड करते हैं esophageal atresia में। atresia is basically failure of the canalization, मतलब कि if we have this is the esophagus और ये रास्ते में बंद हो जाए, मतलब कि इसका जो रास्ता हो ब्लॉक हो, ऊपर से जो है वो कुछ भी पास हो सकता हो लेकिन नीचे से जो है वो पूरा रास्ता बंद हो, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं esophageal atresia। सो इसोफिजल एट्रेजिया के साथ एक और डिजीज़ जो कि एसोसिएटेड होती है, इट इज़ ट्रेकियोइसोफेगस फिस्टुला। सो फिस्टुला इज़ बेसिकली एन एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन टू पैसेजेस। फॉर एग्जांपल ये ट्रेकिया है, इट इज़ डिवाइडेड इन टू ब्रोंकाई, और यहाँ पे हमारे पास इसोफिगस है। तो अगर इसोफिगस यहाँ पे एट्रेजिया हुआ है और यहाँ पे ट्रेकिया और लोअर इसोफिगस का कनेक्शन बन जाए, तो जो भी हम फूड इनटेक करेंगे वो ऊपर से नीचे नहीं आ पाएगा क्योंकि ये वाला रास्ता बंद है, लेकिन जो भी एयर होगी वो इजीली ट्रेकिया से ईसोफिगस में पास हो जाएगी। सो दिस कंडीशन विथ ईसोफिजल एट्रेजिया, दिस वन ईसोफिजल एट्रेजिया एंड दिस वन इज द ट्रेकियो ईसोफिजल फिस्टुला। सो दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ जीआई सिस्टम, जो कि 85% केसेस में एसोसिएटेड होती है। इस कंडीशन के साथ एक और कंडीशन एसोसिएटेड होती है, डेट इज़ द पॉलीहाइड्रोएमनियोस। पॉलीहाइड्रोएमनियोस मतलब कि एमनियोटिक फ्लूइड की जो अमाउंट है बॉडी में वो नॉर्मल से बढ़ जाए। तो इसका रीज़न ये होता है क्योंकि जब ड्यूरिंग बर्थ जो होता है बेबी कंटिन्यूसली स्वेलो कर रहा होता है अपना एमनियोटिक फ्लूइड, लेकिन अगर इसोफिगल एट्रेजिया है और यहाँ से रास्ता बंद है तो वो एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो जीआई सिस्टम के थ्रू वापसी सिस्टम में नहीं जा सकता, वो जो है वापसी रिटर्न हो जाएगा इन दी एमनियोटिक कैविटी जो कि इन यूट्रो बनी हुई होती है। तो इस वजह से एमनियोटिक फ्लूइड की जो अमाउंट है वो यहाँ पे बढ़ती जाएगी और उसकी जो रीएब्सॉर्प्शन है वो बिल्कुल ही बंद हो जाएगी। तो इस कंडीशन में वी विल डेवलप पॉलीहाइड्रोएमनियोस। So here you can see that polyhydramnios in utero, it is due to inability of the fetus to swallow amniotic fluid। आफ्टर बर्थ क्या सिम्टम्स आ सकते हैं, तो नियोनेट्स जो हैं वो ड्रूल करेंगे, वो चॉक करेंगे, वो वॉमिट करेंगे आफ्टर फर्स्ट फीड, क्योंकि वो मिल्क की इनटेक को ईसोफिगस के थ्रू पास आउट करके वो स्टमक तक नहीं लेके जा सकते क्योंकि यहाँ पे रास्ता जो है वो बंद है। तो ऐसी कंडीशन में ड्रूलिंग होगी, चॉकिंग होगी एंड वॉमिटिंग होगी। और हमें कैसे पता लगेगा कि ट्रैकियो ईसोफिगल फिस्टुला है, तो उसकी सिंपल ये टेस्ट होगा कि क्योंकि यहाँ से एयर पास होके वो ट्रेकिया से एयर पास होके वो यहाँ से पास होके वो स्टमक में चली जाएगी, जिस वजह से वी विल सी एन एयर बबल इन द एब्डोमिनल कैविटी विद इन द स्टमक।
सो डेट विल सजेस्ट ट्रेकियो इसोफिगल फिस्टुला। और उसके अलावा एक और बीमारी इसके साथ जो एसोसिएट होती है या फिर इसके हम कॉम्प्लिकेशन कह लें, इट इज़ साइनोसिस ड्यू टू लेरिंजोस्पाज्म, क्योंकि गैस्ट्रिक कंटेंट्स जो है वो यहाँ से रिफ्लक्स होके, वो स्टमक से रिफ्लक्स होके यहाँ पे आ सकते हैं, जो कि लैरिंक्स को इरिटेट करेंगे, जिसकी वजह से लैरिंक्स के जो मसल्स हैं वो स्पाज्म हो जाएंगे और लैरिंक्स का जो दरवाज़ा है वो भी बंद हो जाएगा। सो इन्फेंट्स विल नॉट बी एबल टू इनहेल ऑक्सीजन। तो ऐसी कंडीशन में साइनोसिस कॉम्प्लिकेशन होने का खदशा होता है। देन वी हैव इंटेस्टाइनल एट्रेजिया। तो एट्रेजिया हमने पढ़ा कि इट इज़ ड्यू टू नॉन कैनलाइजेशन ऑफ एनी ओपन कैविटी। तो इंटेस्टाइनल एट्रेजिया में अगर इंटेस्टाइन की जो रिकैनलाइजेशन नहीं हो तो उसको इंटेस्टाइनल एट्रेजिया बोलते हैं। इट इज़ अगेन डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स, ड्यूडिनल एट्रेजिया, जुजिनल एट्रेजिया एंड इलियल एट्रेजिया, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ड्यूडिनम, जुजिनम एंड इलियम। तो अगर ड्यूडिनम की फेलियर हो जाए कैनलाइजेशन की, इट विल कॉज ड्यूडिनल एट्रेजिया एंड लाइकवाइज विद जुजिनल एट्रेजिया एंड इलियल एट्रेजिया। सो ड्यूडिनल एट्रेजिया में डबल बबल साइन मिलता है एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद डाउन सिंड्रोम। जुजिनल एंड इलियल एट्रेजिया दीज आर एसोसिएटेड विद इस्कीमिक नेक्रोसिस ऑफ द फीटल इंटेस्टाइन, क्योंकि जब फीटस की ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ होगी तो वहाँ पे इस्कीमिक नेक्रोसिस होने लग जाएगी। And what will be the X-ray findings in ileal atresia or jejunal atresia? We will see a triple bubble sign. So jejunal atresia में double bubble sign and jejunal and ileal atresia में triple bubble sign is the characteristic sign of intestinal atresia. Then condition that develops is the hypertrophic pyloric stenosis. तो hypertrophic pyloric stenosis क्या होता है? स्टमक जो है उसको हम डिवाइड करते हैं चार पोर्शंस में। So this one is the starting of the stomach, then we have like this portion, and then we have like this portion. So this portion is known as the cardia, this portion is known as the fundus, this portion is known as the body, and this portion is known as the pylorus. So pylorus is basically a gateway जहाँ से फूड पास होके स्टमक से ड्यूडिनम में जाता है। तो अगर पाइलोरस जो है वो कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहे तो फूड जो है वो स्टमक से पास होके इंटेस्टाइन में नहीं जा सकता। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब कि जो गैस्ट्रिक कैनाल है वहाँ से फूड जो है वो पास नहीं हो सकता और ये गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन करवा देता है। हमें साइंस एंड सिम्टम्स क्या मिलेंगे? साइंस विल बी पेबल ऑलिव शेप्ड मास इन द एपिगैस्ट्रिक रीजन, उसके अलावा विजिबल पेरिस्टल्टिक वेव्स and non-bullous projectile vomiting. So these three are the characteristic signs and symptoms of hypertrophic pyloric stenosis: pebble or shaped mass epigastric region में, visible peristalsis and non-bullous projectile vomiting in the 2 to 6 weeks old child। ये ज़्यादा कॉमन होता है फर्स्ट बोर्न मेल चाइल्ड्स में और एसोसिएटेड होता है मैक्रोलाइड्स के एक्सपोजर के साथ, सच एज एजिथ्रोमाइसिन, एराथ्रोमाइसिन एट्सेट्रा। इसमें कंडीशन डेवलप होती है डेट इज़ दी हाइपोकैलेमिक हाइपोक्लोरेमिक मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। इसका रीज़न ये होता है क्योंकि फूड जो है वो स्टमक से पास होके इंटेस्टाइन में नहीं जा सकता, यहाँ से रास्ता बंद है, तो वो फूड जो है वो बाहर वॉमिटिंग की सूरत में आएगा। तो अब स्टमक में हमारे पास होता है HCl जब रिलीज़ होगा तो वॉमिटिंग के थ्रू, तो इट विल कॉज मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, क्योंकि हाइड्रोजन जा रहा है मतलब कि एसिड कम हो रहा है, पीएच जो है वो बढ़ रही है, तो एल्कलोसिस की कंडीशन डेवलप होगी एंड क्लोराइड जो है वो भी लॉस्ट हो रहा है, तो हाइपोक्लोरेमिक स्टेट डेवलप होगी। अब क्योंकि हाइड्रोजन और पोटेशियम हम पढ़ के आ चुके हैं एंडोक्राइन सेशन में, वो एसोसिएटेड होते हैं एक दूसरे के साथ। अगर हाइड्रोजन कम होगा तो पोटेशियम भी कम होगा, अगर हाइड्रोजन बढ़ेगा तो पोटेशियम भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्योंकि हाइड्रोजन कम हो रहा है इस वजह से यहाँ पे पोटेशियम भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से वी विल डेवलप hypokalemic hypochloremic metabolic alkalosis that is due to vomiting of gastric acid contents। अल्ट्रासाउंड पे क्या मिलेगा? अल्ट्रासाउंड विल शो अ थिकेंड एंड लेंथेंड पाइलोरस। इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? ट्रीटमेंट इज सर्जिकल इंसिशन ऑफ द पाइलोरस मसल, जिसको हम पाइलोरोमायोटोमी बोलते हैं। Then last topic is the development of pancreas and spleen। So pancreas is derived from foregut। foregut हमने पढ़ा कि जो बनाता है इसोफिगस से लेके ड्यूडिनम तक का पोर्शन, तो पेनक्रियाज भी वहीं से बनता है। पेनक्रियाज के दो बर्ड्स होते हैं, वन ऑफ देम इज द वेंट्रल पेनक्रियाटिक बर्ड जो कि अनसिनेट प्रोसेस और मेन पेनक्रियाटिक डक्ट बनाता है। देन वी हैव द डोर्सल पेनक्रियाटिक बर्ड जो कि बॉडी, टेल, स्टमस एंड एसेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट बनाता है। So during time of development, both the ventral and the dorsal buds contribute to the pancreatic head।
सो एनुलर पेनक्रियाज एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें वेंट्रल पेनक्रियाटिक बड जो है वो एबनॉर्मली रोटेट होके ड्यूडिनम के जो सेकंड पोर्शन है उसको कम्प्लीटली इनसर्किल कर लेता है। फॉर एग्जांपल दिस इज द ड्यूडिनम, और वेंट्रल पेनक्रियाटिक बड जो है वो इसके अराउंड पूरा एक सर्किल बना देगा, जिसकी वजह से वी विल डेवलप ड्यूडिनल एट्रेजिया या फिर ड्यूडिनल ब्लॉकेज। मतलब जो फूड है, क्योंकि ये रास्ता जो है वो पूरा सर्किल होकर बंद हो गया है, तो फूड जो है वो यहाँ से पास नहीं हो सकता, जिसकी वजह से ड्यूडिनम जो है वो कम्प्लीटली क्लोज हो जाएगा एंड इट इज़ मोस्टली एसोसिएटेड विद सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम। देन द कंडीशन दैट डेवलप्स इज द पेनक्रियाटिक डिवीजन। पेनक्रियाटिक डिवीजन जो है सेकंड कंडीशन है, सेकंड एबनॉर्मेलिटी है। इसमें ये होता है कि वेंट्रल और डोर्सल पेनक्रियाटिक बड्स जो है वो कभी फ्यूज़ ही नहीं हो पाते। सो नॉर्मल दे मस्ट फ्यूज़ बाय द 7th वीक ऑफ डेवलपमेंट, लेकिन अगर 7th वीक ऑफ डेवलपमेंट तक वो फ्यूज़ नहीं हो पाते तो उस कंडीशन को हम पेनक्रियाटिक डिवीज़न बोलते हैं। इट इज़ अ कॉमन एबनॉर्मली एंड इट इज़ मोस्टली एसिम्टोमेटिक, लेकिन इट कैन प्रेजेंट विद एब्डोमिनल पेन और पेनक्रियाटाइटिस इन एडल्ट लाइफ स्पेन। स्प्लीन जो है एक अदर ऑर्गन है जो कि डेवलप होता है वेंट्रल पेनक्रियाटिक बर्ड से। इट अराइजेज इन द मेजेंट्री ऑफ द स्टमक बट हैज़ फोरगट सप्लाई, क्योंकि इट आल्सो डेवलप्स फ्रॉम द फोरगट। तो यहाँ पे हमारा एम्ब्रियोलॉजी का पोर्शन जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पोर्शन में वी विल स्टडी एनाटमी। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू अवर चैनल ऑलरेडी तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड आल्सो लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।